मुक्तिबोध आगे लिखते हैं, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। लोकहित अर्थात जन कल्याण या लोगों की भलाई, हंकाल दिया यानी फटकार कर भगा दिया, टेरियर कुत्तों की एक विशेष नस्ल है, मंतव्य अर्थात मत या विचार, भाल अर्थात मस्तक या माथा। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, सिरफिरा गायक अपने मन को संबोधित करते हुए आगे कहता है, हे मेरे मन, तुमने जन कल्याण की भावना जो किसी पिता की तरह उदार थी को घर से निकाल दिया या जीवन से बहिष्कृत कर दिया। यहाँ पर लोकहित पिता में रूपक अलंकार है। जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया यानी लोगों के दिलों में विद्यमान दया की भावना जो किसी माँ की तरह अपनत्व और स्नेह से युक्त थी को भी फटकार कर भगा दिया या स्वयं से दूर कर दिया। यहाँ पर उपमा अलंकार है। स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया यानी स्वार्थ या मतलब परस्ती से भरे विचारों को टेरियर कुत्तों की तरह पाल रखा है या उन्हें अपने आसपास स्थान दे रखा है। दूसरे शब्दों में तुम स्वार्थी विचारों से कुत्तों की तरह घिरे हुए हो जो तुम्हें अपने रक्षक और वफादार सेवक लगते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है। भावना के कर्तव्य त्याग दिए, अच्छी भावनाओं के कारण जो कर्तव्य तुम्हें सूझते थे तुमने उनको त्याग दिया या उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर के कर्तव्य में अनुप्रास अलंकार है। हृदय के मंतव्य मार डाले, हृदय से उपजने वाले स्वाभाविक मतों या विचारों को तुमने मार डाला या उनको कुचल कर रख दिया। यहाँ पर मंतव्य मार शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तुमने अपनी विचार शक्ति या सूझबूझ का माथा ही फोड़ डाला है या विचारशीलता को छिन्न भिन्न कर दिया है यानी सभी सुविचारों को नष्ट कर दिया है। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, तुमने तर्कों या तथ्यपूर्ण बातों के हाथ ही उखाड़ दिए हैं या सभी तर्कों को अपाहिज अथवा लाचार सा कर दिया है। दूसरे शब्दों में तुम तर्कपूर्ण बातों को महत्व ही नहीं देते हो या उनका सहयोग नहीं लेते हो। जम गए जाम हुए फंस गए, तुम स्वार्थपरता में जम गए हो या उलझ कर रह गए हो। इसी प्रवृत्ति में पुरानी जंग लगी चीजों की तरह जाम हो गए हो और इसी में फंस कर रह गए हो। यहाँ पर जम गए जाम हुए में अनुप्रास अलंकार है। अपने ही कीचड़ में धंस गए, तुम अपनी बुरी प्रवृत्तियों के कीचड़ या दलदल में पूरी तरह डूब गए हो यानी तुम आत्म केंद्रित हो गए हो और स्वार्थ के दलदल में बुरी तरह धंस गए हो। अब तुम्हारे निकलने या छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। विवेक अर्थात सूझबूझ, बघार अर्थात छौंका लगाना, तड़का लगाना या भोज्य पदार्थों को भूनना, आदर्श अर्थात ऊंचे सिद्धांत या मूल्य। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में। सिरफिरा गायक आगे कहता है कि हे मेरे मन, तुमने स्वार्थों के तेल में अपने विवेक या सूझबूझ को भून डाला है यानी तुम्हारे स्वार्थ या मतलब परस्ती तुम्हारी समझ बूझ पर हावी हो गई है। आदर्श खा गए, तुम सभी सिद्धांतों को मानो खा गए हो या सभी सिद्धांतों या मूल्यों की परवाह करना तुमने छोड़ दिया है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। हे मेरे मन, तुमने अब तक क्या हासिल किया है, तुमने किस प्रकार जीवन व्यतीत किया है यानी अर्थहीन जीवन ही जिया है। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम अर्थात तुमने देश और समाज से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त की हैं यानी स्वार्थों को साधने पर जोर दिया है और तुमने समाज और देश की उन्नति में कम से कम योगदान दिया है यानी त्याग और कर्तव्य पालन के नाम पर तुम जरा सा भी कुछ करने से कतराते रहे हो।
मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तुम्हारी कमजोरियों और स्वार्थ के कारण देश मृत प्राय हो गया है और तुम पर धिक्कार है कि देश को मरणासन्न अवस्था में पहुंचाकर भी तुम जिंदा हो, हालांकि तुम्हें लज्जा से ही मर जाना चाहिए। यहाँ पर स्वार्थों के तेल में इन शब्दों में रूपक अलंकार है, क्या किया में अनुप्रास अलंकार है और बहुत बहुत शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है। आगे मुक्तिबोध लिखते हैं, मेरा सिर गरम है इसीलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहाँ जाऊं दिल्ली या उज्जैन। सिर गरम है अर्थात विचारों में उलझा हुआ है या भन्नाया हुआ है। भरम अर्थात भ्रम या संशय की स्थिति। आलोचन अर्थात भले बुरे का विचार करना या दोष निकालना। अवली अर्थात पंक्ति। चिंतन अर्थात सोच विचार। निजत्व अर्थात अपनापन या अपने होने का भाव या अस्तित्व। दिल्ली और उज्जैन शहर शासन व्यवस्था या सरकारों की ओर संकेत करते हैं। मेरा सिर गरम है अर्थात मेरा दिमाग बहुत सारे विचारों में उलझा हुआ है, इसलिए भन्नाया हुआ है, इसीलिए भ्रम है, इसी कारण मैं भ्रमित हूँ या सही निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। सपनों में चलता है आलोचन, मैं अपने सपनों में परिस्थितियों और समाज की आलोचना करता रहता हूँ, यानी वास्तविक जीवन में किसी की आलोचना करने का साहस मुझ में नहीं है, इसलिए मैं सपनों या कल्पनाओं में ही आलोचना करता रहता हूँ। विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, मेरे विचार कतारबद्ध तस्वीरों के रूप में चलते रहते हैं और इस प्रकार मेरा चिंतन मनन चलता रहता है या मेरे भीतर वैचारिक संघर्ष होता रहता है। निजत्व माफ है बेचैन, मुझे क्षमा करें कि मेरा अस्तित्व ही बेचैनी या व्याकुलता से भरा हुआ है। क्या करूं किससे कहूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं और अपनी परेशानियां किसके समक्ष कहूं। कहाँ जाऊं दिल्ली या उज्जैन, कहाँ जाकर शासकों या प्रशासकों से फरियाद करूं। दिल्ली जाऊं या उज्जैन जाऊं समझ नहीं आता। काव्य नायक को लगता है कि उसकी परेशानियां और तकलीफ़ें नितांत निजी हैं, उन्हें ना तो शासक समझ सकते हैं और ना ही समाज समझ सकता है। यहाँ पर क्या करूं किससे कहूं शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तिबोध आगे लिखते हैं, वैदिक ऋषि शुनहशेप के शाप भ्रष्ट पिता अजीरगत समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। शुनहशेप अजीरगत के पुत्र थे। इनके पिता ने इन्हें 100 गायों के बदले राजा हरिश्चंद्र को बेच दिया था ताकि वे अपने पुत्र रोहित के स्थान पर शुनहशेप को वरुण देवता को समर्पित कर सकें और अपना वादा पूरा कर सकें। शुनहशेप ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं के रचनाकार हैं, इसलिए इन्हें वैदिक ऋषि कहा गया है। शाप भ्रष्ट अर्थात शाप के कारण बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ। अकस्मात अर्थात अचानक। विक्षिप्त अर्थात असंतुलित व्यक्तित्व वाला। वैदिक ऋषि शुनहशेप के शाप भ्रष्ट पिता अजीरगत समान ही। काव्य नायक पागल गायक की तुलना एक ऋग्वैदिक व्यक्ति से करते हुए कहता है कि ये पागल गायक वैदिक काल के ऋषि शुनहशेप के पिता अजीरगत, जो कि एक श्राप के कारण बुरी स्थिति में पहुंच गए थे, की तरह है। व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, उसका अपना ही व्यक्तित्व अपने से अलग हो जाता है, यानी वो दिन में अक्सर अपने आप को भूल जाता है, जैसे अजीरगत नामक व्यक्ति भूल जाता था। वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, फिर अचानक उसे अपना व्यक्तित्व रात में याद आ जाता था, यानी अपने होने का एहसास उसे रात में ही होता था। पागल था दिन में वो व्यक्ति पगलाया रहता था। सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क, वो किसी सनकी की तरह और दिमागी रूप से असंतुलित व्यक्ति की तरह दिन में व्यवहार करता था। यहाँ पर शाप भ्रष्ट पिता अजीरगत समान ही, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया, ये उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया, किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के, होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। छाया मूर्ति
अर्थात परछाई जो ठोस लगती हो। यहाँ पर छाया मूर्ति अंतर्मन की प्रतीक है। तमाचे अर्थात थप्पड़ यहाँ पर धिक्कारने या दुत्कारने से तात्पर्य है। वृथा अर्थात व्यर्थ। आलोचन अर्थात आलोचना या गुण दोषों का विवेचन। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया। काव्य नायक दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि हाय हाय उस सिर फिरे पागल ने ये कैसा गीत गा दिया है। यहाँ पर हाय हाय में विप्सा अलंकार है। ये उसने क्या नया ला दिया, यानी ये उसने न जाने कैसी नई नई बातें बता दी हैं या नए विचार व्यक्त कर दिए हैं जिन्होंने मुझे झंझोड़ दिया है। प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के। काव्य नायक कहता है कि प्रकट रूप से अब मैं खड़ा हो गया और मेरा अंतर्मन किसी ठोस परछाई की तरह मेरे सामने प्रस्तुत हो गया। यानी उस पागल के गीत ने मेरे ईमान या मेरी आत्मा को झकझोर कर जगा दिया और मेरा ही अंतर्मन मुझसे सवाल करने लगा। यहाँ पर किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के इस पंक्ति में उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। अब मुझ में और मेरे अंतर्मन में वाद विवाद होने लगा और हम आपस में एक दूसरे को धिक्कारने या दुत्कारने लगे। छी, पागलपन है, वृथा आलोचन है। काव्य नायक अनुभव करता है कि ये वाद विवाद एक प्रकार का पागलपन है, यानी गैर जरूरी या असंगत कार्य है। ये बेकार की आलोचना है, यानी इस प्रकार अपने आप भीतर ही भीतर संसार और समाज की परिस्थितियों के गुण दोषों पर विचार या बहस करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। निष्क्रिय अर्थात जड़ या स्थिर, संज्ञा अर्थात चेतना या होश, दुर्घट अर्थात जिसका घटना अपेक्षित नहीं था, असंभव या नामुमकिन। गलियों में अंधकार भयावह। काव्य नायक कहता है कि इस समय गलियों में भयानक अंधेरा छाया हुआ है और इसका कारण शायद मैं ही हूँ। मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह। मुझे यूं महसूस होता है कि शायद मेरी ही वजह से देश में सैनिक कानून लागू हो गया है। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। मुझे लगा कि मानो मेरी जड़ हो चुकी चेतना ने ही इस मुसीबत को दावत दी है, यानी मैंने या मध्य वर्ग ने कभी विरोध नहीं किया, कभी आवाज नहीं उठाई। हमने अपनी चेतना को निष्क्रिय कर दिया है। इसी कारण ऐसा बुरा समय आ गया है। मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। काव्य नायक स्वयं को कोसते हुए कहता है कि मुझे यूं महसूस होता है कि सैनिक शासन के लागू होने जैसी घटना जो कि अपेक्षित नहीं थी या जो असंभव लगती थी, शायद मेरे ही कारण घट गई। यानी मेरे जैसे लोगों के आलस, निकम्मेपन, सुस्ती, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ही देश इन परिस्थितियों में पहुंच गया है। यहाँ पर इसी संदर्भ में शिव खेड़ा की पंक्तियां भी उद्धृत की जा सकती हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि देश कभी भी चोर उचक्कों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन से होता है। आगे कवि मुक्तिबोध लिखते हैं, चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। चक्र विचारों की गतिमयता का प्रतीक है। द्वंद्व अर्थात संघर्ष या कश्मकश, चक्र से चक्र लगा हुआ है। काव्य नायक कहता है कि इस प्रकार मेरे भीतर विचारों के अनेक चक्र घूम रहे हैं या एक विचार से दूसरा विचार पैदा हो रहा है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, बाहरी संसार में या समाज में विभिन्न कार्यों और घटनाओं का जितना तेज संघर्ष चल रहा है, यानी लगातार कुछ न कुछ चिंताजनक घट रहा है, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व। उतनी ही तेज गति से भीतरी दुनिया यानी अंतर्मन या मस्तिष्क में भी विचारों की कश्मकश चल रही है कि फिक्र से फिक्र लगी हुई है। एक चिंता से दूसरी चिंता का जन्म हो रहा है, यानी चिंताओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। काव्य नायक कहता है कि आज उस पागल आदमी के गीत ने मुझे यूं झकझोर दिया है कि मैं शांत होना भूल गया हूँ और मैंने अपनी नींद भी गंवा दी है, यानी मेरी सुख शांति भंग हो गई है। उसने मुझे व्याकुल और निरुत्तर सा कर दिया है। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा ये चेहरा धुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन। यह बरगद जीवन की व्यापकता का प्रतीक है। अथाह अर्थात बहुत गहरा, गंभीर अर्थात बहुत शांत और जानलेवा, सांवला जल अर्थात गहराई के कारण काला नजर आने वाला पानी। झुके हुए से तात्पर्य है उजड़े हुए। गुमसुम अर्थात चुप या मौन या मुर्दनी से भरे। तिमिर अतल अर्थात ऐसा अंधेरा जिसका कोई तल या छोर ना हो, अंतहीन अंधेरा। घुलता है अर्थात जुड़ता है, एकाकार होता है या किसी के समान हो रहा है। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। काव्य नायक कहता है कि मैं अभी भी इसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा हूँ। मेरा ये चेहरा धुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से। मुझे महसूस होने लगा है कि मेरा चेहरा बहुत गहरे, शांत और काले पड़ गए जल स्रोत के पानी से धोया जा रहा है, यानी मेरे चेहरे पर वैसा बासीपन उभर आया है जैसे किसी पुराने जल स्रोत के गहरे और रुके हुए पानी में होता है। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन। यह यानी मेरा ये मन उजड़े हुए, मुर्दनी से भरे, टूटे फूटे मकानों के अंदर बाहर छाए हुए अंतहीन अंधेरे से जुड़ रहा है। अर्थात मेरे मन पर वैसा अंधेरा पसर रहा है जैसा टूटे हुए, उजड़े हुए या खंडहर हो चुके मकानों के भीतर होता है। काव्य नायक कहना चाहता है कि मेरे चेहरे पर ताजगी का कोई चिन्ह नहीं है और मेरा मन भी अंधेरों में डूब रहा है, यानी तन मन दोनों ही व्यथित और बेबस हैं। यहाँ पर टूटे फूटे मकानों का चित्रण होने के कारण दृश्य बिंब की योजना है। ऐसे निराशा भरे वातावरण में भी काव्य नायक के भीतर आशा की कोई किरण बाकी है और उसे लगता है कि श्रेष्ठ भावनाएं किसी न किसी रूप में संसार में विद्यमान हैं। भले ही उन्हें खोजना आसान न हो, मगर उनका अस्तित्व कहीं न कहीं अवश्य है। रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल। श्यामल अर्थात सांवला, यहाँ पर अंधेरे से घिरे हुए से तात्पर्य है। क्षालित अर्थात धुला हुआ। गुरु गंभीर, किसी गुरु या पथ प्रदर्शक की तरह धैर्यवान। महकता है अर्थात अपना एहसास कराता है। खंडहर प्रसार अर्थात फैलते हुए खंडहर या बढ़ता हुआ उजड़ापन। उद्यान अर्थात उपवन या बगीचा। गुलाब और चमेली के फूल श्रेष्ठ भावनाओं, कल्पनाओं और विचारों के प्रतीक हैं। रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार। काव्य नायक कहता है कि मुझे किसी महान गुरु की तरह धैर्यवान या शांत व्यक्तित्व के अपने आसपास होने का लगातार एहसास हो रहा है। यूं लगता है कि वो व्यक्ति रात में सांवली ओस की बूंदों से नहाया हुआ है, यानी उसका व्यक्तित्व ताजगी से भरा है। यहाँ पर घ्रातव्य बिंब की योजना है। मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के उस व्यक्ति के होने के एहसास के बाद मुझे यूं लगता है कि मानो ऐसे में जब हर ओर खंडहर बढ़ते जा रहे हैं, यानी मानवता खंडहर बनती जा रही है, तो भी गुलाब और चमेली के बगीचे कहीं न कहीं विद्यमान हैं। रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल, और रात के अंधेरे में उनकी सुगंध हर वक्त फैल रही है या बढ़ती ही जा रही है। काव्य नायक कहना चाहता है कि ऐसे विषम समय में भी कहीं ना कहीं कोई गुरु या मार्गदर्शक अवश्य है और श्रेष्ठ भावनाओं, कल्पनाओं तथा विचारों की सुगंध भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और घ्रातव्य बिंब की योजना
खोजना है। मुक्तिबोध आगे लिखते हैं, किंतु वे उद्यान कहाँ हैं, अंधेरे में पता नहीं चलता। लेकिन गुलाब और चमेली के वो बगीचे कहाँ हैं, अंधेरे में ये मालूम करना मुश्किल है। यानी निराशा का अंधेरा इतना गहरा है कि किसी सकारात्मक विचार या घटना को खोजना असंभव सा लगता है। मात्र सुगंध है सब ओर, हर ओर केवल खुशबू है जिसे मात्र सूंघा जा सकता है। इन परिस्थितियों में खोजा नहीं जा सकता, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। लेकिन सुगंध के इन झोंकों में भी कोई छुपी हुई पीड़ा और कोई दबी हुई फिक्र कसमसा रही है या बाहर निकलने को व्याकुल है। वास्तव में ये पीड़ा, चिंता या कसक अभिव्यक्ति की चिंता है जो रह रहकर काव्य नायक के मन को कचोटती रहती है। यहाँ पर घ्रातव्य बिंब है और अंतिम 2 पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है।